So, hello guys, welcome back to Crack NTA-UGC NET with Unacademy. And as you all know that I am Surbhi Maheshwari and you will be going to learn all about economics with me, and you'll be going to crack your NTA-UGC NET for sure in the stamped with me. And let's crack NTA-UGC NET with Unacademy, and let's start our today's session. So, in the last classes, which we have already learned about many of the things about economics, about principles, about demand, and then the factors about demand, and the demand schedule, the movements along with demand curve and whatnot. Like we have मेरे ख्याल से मैंने पूरा डिमांड एक थोरो वे में आई कैन से कि एक हमने डेप्थ वे में इन डेप्थ वे में हम लोगों ने उसको पूरा स्टडी किया है. So let's now come to the point where we have to learn about the okay, we have gone through with the law of demand too, and the existence of law of demand, that why it happens और क्या exceptions थे वो भी हमने पढ़ा है. So by today we will be going to start we are going to starting with the elasticity of demand again, which is very important topic from the point of view of your NTA-UGC NET. नॉट जस्ट बिकॉज कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं या फिर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है या फिर फॉर्मूला बेस्ड है, बट इसलिए भी क्योंकि प्रैक्टिकल कुछ दो तीन प्रैक्टिकल्स आते हैं वो इलास्टिसिटी से बन जाते हैं. ठीक है. सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर NTA-UGC NET इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है एंड व्हाट फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग टू द मतलब द एक्सेप्शंस और अपन बोल सकते हैं फैक्टर्स हैं जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वर्क नहीं करती है. ठीक है. सो बेसिकली जो अपन ने लास्ट क्लासेस में डिमांड पढ़ लिया है और हमने डिमांड के बारे में ये जान लिया है कि डिमांड के साथ प्राइस का जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है. एंड देन वी हैव आल्सो लर्न अबाउट कि जब भी अदर फैक्टर्स में चेंज होता है तो भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डिमांड पे भी उसका असर आता है. ठीक है. सो सिमिलरली जब बात करते हैं अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ही ये होता है कि भाई किसी चीज में चेंज आने की वजह से उस फैक्टर की वजह से अपने डिमांड पे कितना चेंज आ रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं प्राइस में चेंज कर रही हूँ, इफ आई एम लाइक अगर मैं प्राइस में कुछ भी चेंज कर रही हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं अपने मेरे प्राइस में मैं कितना चेंज लेके आ रही हूँ. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट हैपन इज कि आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि डिमांड में आपको कितने फर्क आ रहा है. ठीक है. डिमांड में डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस. ओके. अब किसी भी चीज को एक बहुत सिंपल बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को जितना खींचोगे, ठीक है, तो जितने खींचने के मतलब एक रबड़ का एग्जांपल लेते हैं. अगर एक रबड़ को आप जितना भी स्ट्रेच करोगे एंड व्हेनेवर यू विल बी गोइंग टू उसको छोड़ दोगे तो लगेगी. ठीक है. और वो दोबारा उसी शेप में आ जाएगा या थोड़ा सा चेंज हो सकता है. तो सिमिलरली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द सेम थिंग व्हिच वर्क लाइक ऑन दैट कि आप किसी भी फैक्टर को कितना चेंज कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग, उसकी वजह से आपके डिमांड पे कितना फर्क आ रहा है. ठीक है. सो दैट परसेंटेज यू कैन से और दैट डिग्री यू कैन से कि जितना परसेंट चेंज आ रहा है डिमांड पे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए वी फॉलो और वी अप्लाई द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. अब यहाँ पे बात ये नहीं है कि सिर्फ प्राइस की वजह से, यहाँ किसी भी फैक्टर की वजह से अगर डिमांड पे चेंज आ रहा है तो हमें उसकी डिग्री या उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी एंड दैट वैल्यू इज नोन एज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके. So basically elasticity of demands are of basic three types. That one I can say that price elasticity of demand, which is the measure and direct impact on demand, which puts the direct impact on demand because क्या होता है प्राइस से डिमांड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप, लेकिन डायरेक्टली अफेक्ट करने वाला. ओके. सो प्राइस में अगर चेंज होता है तो वो डिमांड को अफेक्ट इजीली कर सकता है. सिमिलरली जब इनकम में चेंज आता है तो अगेन मैंने आपको कल उस दिन बताया था कि हमारे जो नॉर्मल गुड्स हैं
उनकी उन पे या हमारे नेसेसिटी गुड्स हो गए या हमारे लग्जरी गुड्स हो गए, उन पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। एंड द क्रॉस इलास्टिसिटी, जो कि अपने बेसिकली सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए अपन यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, एक की प्राइस और एक की डिमांड वर्क करती है, ठीक है। सो विल बी गोइंग टू लर्न ऑल दीज थिंग्स इन डेप्थ टुडे, सो दैट अपन प्रिपेयर रह सके कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें उनके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर जो बनता है यूजीसी नेट के लिए, वो बनता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। There are many options which are given to you, that degree of responsiveness of demand, degree of proportionate change in demand, degree of the numerous number are there, the degree of irresponsiveness, मतलब similar kind of four options you will be going to get, and then you need to choose one over all those. So here you need to think very patiently that हमने जो पढ़ा है उसका मतलब है degree of responsiveness, किसी भी चीज को करने की वजह से जिस पे भी इफेक्ट हो रहा है, तो अगेन वो कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है उस चीज को लेके, तो दैट विल बी कम्स अंडर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हिच कम ओवर हियर विल बी द काइंड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द price different method of measuring the price elasticity of demand. So these two are kind of similar topic in the elasticity of demand, which can be confusing to the students if they don't know about it. तो मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने के लिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का इम्पैक्ट कैलकुलेट करने के लिए वी यूज थ्री थिंग्स: प्राइस, इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. But to measure all these three elasticity of demand, we use different methods for them, and that is percentage, total outlay, point or arc elasticity. Okay, so these are the kind of elasticity of demand, and they were the measuring the elasticity of demand, the measuring methods of elasticity of demand, right? So basically we are starting with price elasticity of demand. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब हुआ कि जब भी प्राइस में चेंज आएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर फैक्टर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट प्राइस. सो whenever there will be a change in the price, here major component is the price one, right? So whenever there is a change in the price and it will lead to change in the percentage of quantity demanded, then it will be known as the price elasticity of demand. मतलब प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, तो उस केस को हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर विथ यू दैट जब भी हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं, दैट टाइम वी इग्नोर नेगेटिव सिंबल्स, बिकॉज क्योंकि प्राइस और डिमांड का एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है. सो अकॉर्डिंग टू ऑथर्स और अकॉर्डिंग टू द मैनी प्रोफेसर्स, उन्होंने उनका यही है मानना है कि जो नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है, तो इफ इन केस वी आर गेटिंग द नेगेटिव, वी will be going to ignore all those negative symbols, right? So different methods are there to measure the price elasticity of demand, and in which first one is very common one, जिससे हम मतलब आगे के आने वाले प्राइस इनकम इलास्टिसिटी हो गया या क्रॉस इलास्टिसिटी हो गया, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड इज वेरी इजी and very common method which is being asked on the regular basis, and the questions are very simple on that, ठीक है. And so let's start with the percentage of proportionate method. So basically percentage of proportionate method का मतलब है that as per this method, proportionate change in demand will be divided by the proportionate change in price. That means कि जितना proportionate change demand में आया है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो proportionate change in the price. For example, if there is if let's say कि इसमें, let me solve an example for you, right? सो लेट्स से कि मेरे पास जो मेरी प्राइस है वो
5 रुपीज़ थी, ठीक है, एंड इसी बीच जो मेरी डिमांड थी वो 40 kgs, ठीक है, लेट्स सपोज एनीथिंग, ठीक है। मेरी प्राइस जो है वो चेंज हुई एंड नाउ द प्राइस विल बी लाइक इट विल बी नाउ आई कैन से कि 3 रुपीज, ठीक है, सॉरी, इट विल बी रिटर्न ओवर देयर, हाँ, so now it is 3 rupees and now I have to shift my demand and my demand also shifted from one point to another. Okay, so my demand now shifted from 40 to 50 kg, right? So now I need to find out कि भाई कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो लेट्स सपोज प्राइस में जो मेरी नॉर्मल प्राइस थी वो 5 से कितनी हो गई है 4, ठीक है, और जो मेरी डिमांड है वो कितनी हो गई है 40 से 50। नाउ यू कैन सी कि यहाँ मेरी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। यू कैन मेजर द थिंग ओवर हियर कि मेरी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होती जा रही है। सो लेट्स जस्ट in a case okay fine, so basically what happen is कि अगर मेरी prices यहाँ change हो रही है तो मैं क्या करूँगी, मैं देखूँगी, चेक करूँगी and I'll I'll write down again this question because it's a kind of messy one over here, so let me do it for you. ओके, सो हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हमारी जो डिमांड है और हमारे जो उसकी वजह से जो प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है प्राइसेस में, उसको हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो अगेन ओवर हियर एक फॉर्मूला बनता है जो मैं आपको लिख के बता देती हूँ, दैट देयर इज अ ओके, देयर इज अ डेल्टा QD अपॉन Q into 100 upon total, it's total upon है, तो guys delta P upon P into 100. Okay, so in last we will be getting that 100 and 100 will be cancelled to each other and then we'll be getting the final as QD upon Q into P upon delta P, right? So over here QD delta QD is our, जो मैंने आपको बताया था डिमांड हमारी 10% कम हो रही है, ठीक है, एंड Q1 जो था वो अपना 40 था इनटू P जो था अपना पहला वाला जो P था दैट वाज 4 आई गेस, या, एंड देयर इज अ 1 rupee चेंज इन इट, सो लेट्स से 1, ठीक है, सो लेट मी एंड so at the last I will be getting 1, ठीक है। so this is something जो कि मुझे ये शो कर रहा है कि जो प्राइस में चेंज आया है और जो क्वांटिटी में चेंज आया है that will be unitary, that will be the unitary means कि जितना परसेंट चेंज प्राइस में आया है उतना ही परसेंट चेंज मेरी डिमांड में आया है, ठीक है। सो आई विल गेट द आंसर कि मेरे जो प्राइसेस, तो इस तरीके से हम जितने भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है, कि फॉर्मूला जो होगा वो मेरा इस तरीके से ऑरिजिनेट होगा दैट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एंड अगर उसको और इलैबोरेट कर दूं तो आप लिख सकते हो डेल्टा QD अपॉन Q, मतलब डेल्टा मीन्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन द ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100 एंड टोटल like total proportionate to delta P, that means change in price upon price into 100, and then whenever you are going to calculate this equation, that time you will be final equation you will be getting is delta QD upon Q into P upon delta P. So over here by solving this method, by solving this example which I have taken over here, it gives me the result that there is a change, that there is a equal change in the demand and the price. Okay, so this equal change now we will be going to learn from the degree of elasticity. So degree of elasticity का मतलब होता है कि we have divided the elasticity in the 5 proportionate. Okay, so one is your perfect elastic, then your perfectly inelastic,
then highly elastic, highly inelastic, and the fifth one is unitary elastic. Okay, so these are the 5 degrees of elasticity which we have divided the elasticity of demand, जिसमें आप ये देखोगे कि किसी भी फैक्टर में चेंज होने की वजह से हमारी इलास्टिसिटी या हमारे डिमांड पे कितना फर्क पड़ रहा है. ठीक है, सो सबसे पहले अपन बात करते हैं परफेक्ट इलास्टिक की. तो परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है ईडी इक्वल्स टू इन्फिनाइट. ओके, so whenever I talk about that ed equals to infinite, that means that there will be a negligible change or there will be no change in price. ठीक है, प्राइस में चेंज आए चाहे ना आए, उसकी क्वांटिटी डिमांड सेम रहेगी. ठीक है, क्वांटिटी डिमांड सेम रहने का मतलब है कि चाहे उसकी प्राइस इंक्रीज हो चाहे उसकी प्राइस डिक्रीज हो, देयर विल बी infinite change or there will be bring a very large change in the quantity demanded. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि प्राइस हमेशा सेम रहेगी. लाइक फॉर एन एग्जांपल, इन दिस एग्जांपल आई हैव टेकन दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 50, राइट. Over here you can see that my price for the demand is around my 50 rupees, and look, so here my price is 50 rupees, 15 rupees, sorry. And for quantity demanded, if you measure the quantity demanded in it, so I am using 50. Also, even I am borrowing 152 in that price, I am borrowing 252 in this price. So again, I am asking, I am borrowing in the market in the repeated way, and the price is remains same in the constant way. ठीक है, तो in this case, in such a cases where your ed equals to infinite and there will be no change in your price, it will leads to change in your quantity demanded in a good way. So that basic way is known as your uh, perfectly elastic, and it will be always parallel to x-axis. Mark my words, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है कि which is the curve which shows the parallel to x-axis, or which is the curve which shows the which shows the parallel to y-axis and what it depicts to. So you need to very clear about it that perfectly elastic curve shows the change in the quantity demanded, but there is a constant price. Okay, and there will be change in quantity demanded, and that shows that it will be the parallel to the x-axis, right? So that curve is known as your perfectly elastic. Then your next degree is perfectly inelastic. So perfectly inelastic, whenever we talk about the perfectly inelastic, it is just opposite to the perfectly elastic. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, ed will be equals to 0. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है वो 0 रहती है, और ये इनइलास्टिक होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, यहाँ क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन यहाँ प्राइस में चेंज होता रहता है. ठीक है, मतलब प्राइस कैन बी इंक्रीज एंड प्राइस कैन बी डिक्रीज, बट द क्वांटिटी रिमेन सेम. यू कैन से कि इसके लिए मैं ये एग्जांपल ले सकती हूँ कि आप नॉर्मल गुड्स की नेसेसिटी गुड्स की बात कर सकते हो, क्योंकि एक हमारी डिमांड है, आप एज्यूम कर सकते हो नेसेसिटी गुड्स, बिकॉज हमारी जो डिमांड है उन गुड्स के लिए वो हमेशा सेम रहती है. चाहे उनकी प्राइस बढ़ जाए तब भी हमें उनको कंज्यूम करना है, चाहे उनकी प्राइस कम हो जाए देन टू वी नीड टू कंज्यूम इट. सो यू कैन से दैट परफेक्टली इनइलास्टिक कर्व इज बेसिकली फॉर द नेसेसिटी गुड्स, एंड it will be parallel to the y axis, because यहाँ पे प्राइस में चेंज आ रहा है, इलास्टिक में क्वांटिटी में चेंज आ रहा था, that's why it is parallel to x-axis, and over here perfectly inelastic, it's showing the change in the prices, so that's why it will be the perfect parallel to your y-axis, right? Fine. Then comes to your elastic demand. Elastic demand का मतलब होता है कि your ED is greater than 1, right? So ED greater than 1 का मतलब हुआ कि आपका जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है, या आपका जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है, that is more, that is basically the more one, and you can see कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांड आप डिमांड कर रहे हो मार्केट से, it is more than the price which it is more than the price it is going to have. Like
फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट में मेरी जो प्राइसेस हैं, मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे आपको शो करने के लिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर 10% इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, इट विल ड्रॉप डाउन बाय 20% ऑफ डिमांड, ठीक है, मीन्स 20% ऑफ डिमांड ड्रॉप कर देगा वो मेरी, तो इट विल लीड टू द कोफिशिएंट ऑफ पीडी इज 3, ठीक है। सो which means that demand is perfectly elastic, okay। हमेशा इलास्टिक डिमांड में ईडी जो होगा वो 1 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, at every point at every time, right। So where if the percentage of change in demand is more than the percentage change in price, will lead to give you the perfectly elastic curve, and this perfectly elastic curve is known as your flatter curve basically, ठीक है। That curve is known as flatter curve, and you use this word, you need to learn, you will going to hear this word many of the time in the exam, because it will be used by many of time in the exam। पूछा लिया जाता है कि which the elastic of demand shows which curve, and then you are having a many example, many option that flatter or like hyperbola or u-shaped curve or this, so you need to scatter, then you need to decide it कि जो elasticity of demand है अगर वो greater than 1 है, that will be showing the flatter curve, क्योंकि यहाँ प्राइस में थोड़े से प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। अगर मैं बोलूँ कल मुझे पोटैटोज 40 रुपीज़ के जी मिल रहे थे, तब मैंने उसको दो किलो आलू खरीदे, ठीक है। आज मुझे वही रेट 25 रुपीज़ में बिक रही है, और आज मैंने 25 रुपीज़ में वो जाके मैंने 4 किलो आलू खरीदे, तो अगेन 4 किलो कह लो 3 किलो कह लो, ठीक है, 3 kgs आलू खरीदे, तो अगेन इट विल व्हाट विल इट 4 kgs आलू खरीदे, तो मैंने क्या किया, मेरी प्राइस मेरी डबल कर दी, ठीक है। मेरी क्वांटिटी, मेरी जो प्राइस है माइट बी देयर इज अ चेंज ऑफ 40%, लेकिन मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो एकदम से 50% इंक्रीज हो गई, ठीक है। सो दैट मीन्स दैट व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर कि मेरी जो प्राइस में चेंज आ रहा है उससे ज्यादा मेरी क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है, राइट। देन देयर इज अ जस्ट अपोजिट टू इट, दैट इज नोन एज योर inelastic curve, and this curve is known as steeper curve too। यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। अगर यहाँ परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड जो है वो कम रहता है प्राइस के चेंज में, ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं कि अगर हमारा चेंज इन डिमांड इज लेस देन द चेंज इन प्राइस, देन आवर डिमांड इज इनइलास्टिक, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर फ्यूल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, if the prices of the fuel increases in the market from 10 to 20 and the associated demand decreases from 10, oh sorry, I have merged two examples over here because I need to solve both of the example, but it's okay। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मेरे प्राइस ऑफ फ्यूल इंक्रीज हो रहे हैं 10 to 20, तो मेरी जो कार की डिमांड सॉरी जो मेरे जो कार की डिमांड रहेगी या किसी की भी डिमांड रहेगी वो क्या हो रही है, वो क्वांटिटी डिमांड या फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो दैट विल लीड टू गिव मी सम एग्जांपल, सम ऑफ द आइडिया दैट कि मेरी जो इनइलास्टिक कर्व है दैट विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। सो for example next example is my key that associate demand decrease from 10 chocolates to 5 chocolates is that example of my which I have merged because so let it be gone over here। so अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरी प्राइस ऑफ चॉकलेट्स जो है वो 10 से 20 हो जाती है, तो उससे क्या होगा, मेरी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी चॉकलेट्स के लिए। सो अब मेरी जो डिमांड डिक्रीज हो रही है वो 50% ऑलमोस्ट 50% डिक्रीज हो गई। सो नाउ ओवर हियर मैं क्या करूँगी, मैं रिलेशनशिप शो करूँगी, ठीक है। देयर विल बी 10% चेंज इन द प्राइस and they will lead to 5% change in my quantity, right। so अगर 10% चेंज प्राइस में आने की वजह से 5% चेंज अगर मेरी क्वांटिटी में आ रहा है, ठीक है, तो इट विल लीड टू 0.5 इलास्टिसिटी, ठीक है, विच इज इनइलास्टिक कर्व, ठीक है। तो अगर मेरी इधर भी मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि अगर मेरी प्राइस जो है 10 से 14 हो जाती है, इंक्रीज हो रही है, एंड देयर इज अ 40% चेंज, ठीक है,
उसकी वजह से मेरी जो डिमांड जो डिक्रीज हो रही है वो हो रही है 88 से 80. दैट मीन्स जस्ट अ 10% चेंज इन माय डिमांड. So this will lead to inelastic, and this curve, again note this down, that this curve is known as steeper curve. ठीक है, मतलब चिपका हुआ सिकुड़ा हुआ. ठीक है. Then there is a term which we use, elastic और unit elastic, जो कि अपन ने जो एग्जांपल किया था elasticity of demand, प्राइस ऑफ elasticity समझने के लिए, उसी का ही एग्जांपल मैंने यहाँ से लिया था. ठीक है. तो अगर मैं बात कर रही हूँ इलास्टिसिटी ऑफ यूनिट इलास्टिक की, तो यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड में आता है वो ही सेम परसेंटेज चेंज मेरा प्राइस में आता है. तो देयर विल बी द इक्वल चेंज इन द डिमांड एंड इन द प्राइस. फॉर एग्जांपल, अगर मेरा 50% या 60% चेंज प्राइस में आ रहा है, तो सिमिलरली मेरा 50% और 60% चेंज डिमांड में भी आएगा. ठीक है. तो दैट विल बी नोन एज योर यूनिट इलास्टिक. एंड ये जो कर्व अपन बनाते हैं यूनिट इलास्टिक के लिए, दैट विल बी exactly a straight line to the curve. And basically unit elastic जो है that shows the rectangular hyperbola curve over here, जिसका मतलब है कि इसके अंडर में जितने भी रेक्टेंगल्स हम फॉर्म करेंगे उन सब का एरिया इक्वल आएगा. ठीक है. एंड I guess you all know about it, that rectangular hyperbola curve जब भी बनता है तो उसके अंडर उस कर्व के अंडर में हम जितने भी, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कर्व के अंडर में जितने भी मेरे रेक्टेंगल्स आपको दिख रहे हैं, इन सब का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने बैठूंगी तो दैट विल बी इक्वल. सो अगेन अपन इतना रफ में नहीं जाते हैं. इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशंस वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लासेस व्हेनेवर वी विल गो फॉर मैथमेटिक इक्वेशंस, बट राइट नाउ नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर. तो इट्स जस्ट एन थॉट कि आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व में हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व में जितने भी नीचे रेक्टेंगल्स परफॉर्म होते हैं, हो रहे होते हैं, उन सबका एरिया इक्वल होता है. इसलिए अपन इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक को हाइपरबोला कर्व से शो करते हैं. ओके. नाउ द प्राइस इलास्टिसिटी इज रियली वेरी सिंपल टॉपिक एंड रियली वेरी कॉमन टॉपिक, जो कि हम नॉर्मली जब भी हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम उसी प्राइस इलास्टिसिटी की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं. वी डोंट यूज एनी अदर मेथड ओवर दैट टाइम. सो यूज भी वही करना चाहिए बिकॉज इट्स सिंपल ऑल्सो एंड इट्स इजी टू अप्रोच बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग सॉल्व्ड बाय दैट मेथड ओनली. Okay, so the next method is total outlay or expenditure method. So total outlay method जो है basically प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था. ठीक है. he often given this thing. So again, हाँ, one more thing which I have now told you about, कि आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपको थ्योरीज या आपको प्रिंसिपल्स या आपकी कोई भी डेफिनेशन आपको ये ध्यान में रखना है. कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ की किसने दी है, किसने प्रोपाउंड की है, जो आगे हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ेंगे या हम आगे बहुत सारे लॉस पढ़ने वाले हैं. यू शुड रिमेम्बर इट दैट हु प्रोपाउंडेड देम और हु फाउंडेड देम. ठीक है. सो अगेन टोटल आउटले मेथड जो था दैट वाज बीइंग डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल एंड इट इंडिकेट दैट आपके टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आ रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे प्राइस ही काम करेगी अगेन, लेकिन हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर की. नाउ वी विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डिमांड, वी विल बी डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द टोटल एक्सपेंडिचर. कि अगर मम्मी ने मुझे 8 रुपीज 10 रुपए दिए हैं और मेरे को बोला है कि 2-3 सामान लेके आना है, तो मुझे ये देखना है कि मैं उस 10 रुपए जो मम्मी ने मेरे को दिया उसको मैं कितनी क्वांटिटी में या क्या क्या उस 10 रुपए में खरीद रही हूँ, एंड उसमें से फिर मैं टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही हूँ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैंडीज ले ली 4 रुपीज की. ठीक है. तो मैंने 4 रुपीज की 4 कैंडीज ली, राइट, 8 रुपीज. तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी. देन आई विल गो टू नोट डाउन कि मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, राइट. Okay, fine. So I have made a table over here that shows price, expenditure, and that elasticity. Okay. Till now we have learned about the 5 elasticity. ठीक है. तो 5 elasticity, price, elasticity of demand लगी, right? अब जो हम elasticity पढ़ रहे हैं, there will be only 3 elasticity and will depict the total outlay or expenditure method. Clear? तो यहाँ पे अपन 3 elasticity पढ़ेंगे, 1, less than 1 and greater than 1. There is no infinite, there is no zero. ठीक है. तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे that is simple, that unitary elastic, highly elastic, highly inelastic, right? So 3 ही elastic पढ़ने वाले. So अगर प्राइस में चेंज आ रहा है
ठीक है, इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस, प्राइस चाहे इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, लेकिन हमारे एक्सपेंडिचर में चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो व्हाट इट विल बी, इट विल लीड टू योर इलास्टिसिटी 1। लेकिन इफ इन केस हमारे, अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंडिचर के साथ, टोटल एक्सपेंडिचर के साथ अगेन एक इनवर्स रिलेशनशिप वर्क करता है। तो जब भी मेरे प्राइस इंक्रीज होंगे तो मेरे एक्सपैंड, अच्छा, यहाँ दो चीजें काम करती है, एक कुछ गुड्स के लिए वो काम करता है जहाँ सेम रिलेशनशिप रहता है, मतलब प्राइस इंक्रीज तो एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो एक्सपेंडिचर भी डिक्रीज। एक ऐसा होता है जहाँ प्राइस इंक्रीज होने की वजह से मैं अपने एक्सपेंडिचर कम कर लेती हूँ, या फिर प्राइस डिक्रीज होने की वजह से अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर लेती हूँ। तो यहाँ यू नीड टू लिसन इट वेरी केयरफुली। जब भी बात अपन करते हैं ना कि प्राइस इंक्रीज हो रही है भाई मार्केट में, तो अपन क्या करेंगे, उस वक्त एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, या फिर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाते हैं। इट विल लीड टू द ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, जब भी प्राइस और टोटल आउटले अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो बताता है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन price and expenditure and it will lead to greater than 1, right? मतलब फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल भी ले लेती हूँ यहाँ पे कि बात करते हैं कार की, ठीक है, अगर मेरी कार के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगी, उस पर एक्सपेंडिचर नहीं करूँगी, उस पर खर्चा नहीं करूँगी, अभी नहीं खरीदूंगी, बाद में खरीदूंगी। सिमिलरली अगर कार के प्राइस डिक्रीज हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गेट दैट कार इन द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। तो वहां पे मैं क्या करूंगी, अगर मेरे कार के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं उसको खरीदूंगी नहीं, उस पर एक्सपेंस नहीं करूंगी, तो इट विल लीड टू ग्रेटर देन 1। अगर मैं कार के प्राइसेस डिक्रीज हो जाते हैं तो मैं उस पर एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दूंगी, इट विल लीड टू ग्रेटर देन 1 इंक्रीज एंड इट विल लीड टू ग्रेटर देन 1, ठीक है। दिस इज द कर्व व्हिच आई एम शोइंग ओवर हियर, दिस इज द ग्रेटर देन 1 वाला कर्व है, ठीक है, इक्वल्स टू 1 वाला कर्व ये है। एंड नाउ वी विल बी गोइंग टू टॉक अबाउट लेस देन 1। लेस देन 1 का मतलब होता है इनइलास्टिक कर्व। इनइलास्टिक कर्व का मतलब हुआ कि भाई अगर आपके प्राइस में इंक्रीज आ रहा है तो आपका एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, प्राइस में डिक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल योर नॉर्मल गुड्स जो कि आप खरीदते रहते हो कंजम्पशन के लिए, तो अगर उनके प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप उस पर खर्चा करना कम कर दोगे, नहीं, अब वो भी इंक्रीज ही होगा। अगर किसी फैमिली का कंजम्पशन है कि वो 4 kgs ऑफ मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो चाहे उसकी प्राइस अगर 50 से 53 भी हो रही है, तो 53 हो रही है तब भी दैट दे विल बी गोइंग टू कंज्यूम 4 kgs ऑफ मिल्क फॉर देयर फैमिली। तो अगेन यहाँ पे 53 इंटू 4 करेंगे तो हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट विल लीड टू इंक्रीज। बट सिमिलरली अगर वो प्राइस 50 से 47 आ जाता है तो भी वो 4 किलो ही दूध खरीदेंगे, तो अगेन 47 into 4 will lead to decrease in total expenditure। तो अगेन यहाँ जो हम बात करते हैं that will always depends upon the examples, you should remember the examples of the cases क्योंकि examples lead to solve our big problems, ठीक है। This is the very common thing which I am telling you today कि आपको एग्जाम्पल हमेशा, जो भी एग्जाम्पल्स आपको दिए जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स आप कहीं से भी पढ़ते हो, यू शुड रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स बिकॉज वो एग्जाम्पल्स आपको कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं एग्जाम में एंड यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द क्लू टू सॉल्व देम इजीली, राइट। सो यूनिटरी इलास्टिक की प्राइसेस में चेंज, प्राइसेस में चेंज आने जो भी आ रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा टोटल आउटले जो है वो सेम है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे जो गुड्स, जैसे कि हम बोलते हैं कुछ ऐसे सामान जैसे चॉकलेट्स हो गए, वेफर्स हो गए, इन सब पे हम खर्चा, अगर उनके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसके एक्सपेंस, उसका जो क्वांटिटी है वो कम कर देंगे, लेकिन उतना ही हम खर्चा करें। 100 रुपये मम्मी पॉकेट मनी 100 रुपये ही देंगे तो हमें 100 रुपये में ही हमारा पूरा खर्चा करना है, ठीक है, उससे ज्यादा हमें नहीं मिलने वाला, चाहे तो उसकी प्राइस कम ज्यादा में खरीदो चाहे कम में खरीदो, आपको खर्चा सिर्फ 100 रुपये का ही करना है। इलास्टिक डिमांड में आपके जो एक्सपेंडिचर है वो आप, मतलब देयर विल बी अ रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड टोटल आउटले, जिसका मतलब हुआ कि आपका ग्रेटर देन 1 देयर विल बी द इलास्टिक डिमांड। एंड अगेन यहाँ पे मैंने एग्जांपल आपका लिया था कार एंड कार का और प्राइस का। तो अगर कार की प्राइस इंक्रीज हो रहे तो हम उस पर खर्चा बंद कर देंगे, अभी नहीं खरीदेंगे, फ्यूचर में कभी खरीदेंगे या बाद में देखेंगे। और अगर कार की प्राइसेस कम होती है तो शायद हम खरीद लें, ठीक है। इन इलास्टिक में मैं टुक द एग्जांपल ऑफ योर नेसेसिटी गुड्स की, जैसे मिल्क का एग्जांपल लिया
कि मिल्क की अगर प्राइस इंक्रीज हो रही तो एक फैमिली अगर 4 kgs ऑफ मिल्क कंज्यूम कर रही तो दे विल बी गोइंग टू कंज्यूम इट ऑन द रेगुलर बेसिस. बट इफ दे आर डिक्रीजिंग दैट the price is decreasing, then too they will be going to consume 4 kgs of milk on a regular basis. Then comes to point or geometric method. Point or geometric method is the elasticity which measured by the demand curve. मतलब ये कर्व, ये जो डिमांड है ये हम डिमांड कर्व के ऊपर ही शो करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट्स हैं A, B, C एंड D, राइट, एंड E. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 5 पॉइंट्स गिवन है A, B, C एंड D एंड E. ठीक है, तो यहाँ मैं एक फॉर्मूला यूज करती हूँ दैट लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व. तो लोअर सेगमेंट का मतलब हुआ कि अगर मैं डिमांड निकाल रही हूँ ई से ए की, ठीक है, तो मेरा जो अपर लोअर सेगमेंट है डिमांड कर्व का वो क्या हो गया, ए से लेके डी. सो अगेन दिस इज द ग्रेटर वन. ए से लेके डी इज लाइक, आप बोल सकते हो ए से लेके डी जो है वो ज्यादा स्पेस कवर करे. ठीक है, वेयर जो इसका अपर सेगमेंट है वो जस्ट ई से लेके ए है. तो यहाँ पे क्या होगा, हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होगी वो इक्वल्स टू इनफिनाइट जो मैं बता रही हूँ. ठीक है, या ई पॉइंट पे अगर मैं फाइंड आउट करूंगी तो ई पॉइंट पे अगर मैं फाइंड आउट कर रही हूँ तो ई पॉइंट पे फाइंड आउट करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि ओ ई पे मेरा जो डिमांड का नीचे वाला है लोअर सेगमेंट है वो तो कितना है, ए पूरा ई से लेके डी तक है, लेकिन अपर सेगमेंट तो कुछ भी नहीं है. ठीक है, इस पॉइंट पे अपर सेगमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन लोअर सेगमेंट ये ई से लेके पूरा डी तक लोअर सेगमेंट है. तो मेरा अपने आप डिमांड कर्व जो इलास्टिसिटी होगी वो इनफिनाइट हो जाएगी. देन मैं बात करती हूँ पॉइंट ए पे. ठीक है, ए पे अगर मैं बात करूंगी तो मेरा जो अपर सेगमेंट है वो क्या हो जाएगा, ई से ए, और जो लोअर सेगमेंट है वो हो जाएगा ए से डी. तो अगेन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, अगेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेरा क्या है, ग्रेटर देन 1 है. एंड नाउ जब मैं बात करूंगी कि अगर मैंने बात की कि मेरे को ये देखना है कि मेरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बी पॉइंट पे क्या है, तो अगर मेरे को बी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शो करनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं देखूंगी इस पॉइंट पे बी से पॉइंट पे लोअर सेगमेंट क्या है. तो लोअर सेगमेंट इज बी टू डी and the upper segment is E to B, right? So this is again the equal one. So there our elasticity of demand will be equal to 1, unitary elastic. And then if I will talk about at the point of C, okay, so at the point of C, if I am using the point C over here, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये चेक करूँगी कि मेरे C पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या है. तो लोअर सेगमेंट विल बी ओनली C to D and the upper segment will be C to E. ठीक है, तो अगेन यहाँ पे C to D जो है वो कम है and the upper segment is the greater than 1, sorry more than C to D, तो it will lead to your decrease sorry elasticity demand less than 1. ठीक है, and if you talk about कि जो D पे बात करोगे अगर आप, तो D पे बात करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि D पे अगर आप बात कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा एट दिस पॉइंट आपकी डी पे जो डिमांड है उसमें लोअर में कुछ भी नहीं है, यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग लोअर देन दैट. सो द अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व इज ई टू डी. ठीक है, तो अगेन जब आप मार्क करोगे तो इट विल बी शोज दैट 0 अपॉन डी टू ई. इट मीन्स योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इक्वल्स टू 0. I'm writing it from the mouse, that's why it's look like this. तो समझ में आ ही गया होगा ये चीज़, थोड़ी बहुत सिंपल है कि जब हम डी पे देख रहे हैं तो हमारा लोअर सेगमेंट कुछ नहीं है, अपर सेगमेंट हमने सॉल्व कर लिया, राइट. तो इट शोज दिस इज द डायग्राम ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड. देन कम्स टू आवर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज योर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स. अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे मार्केट के अंदर तो क्या होगा, आपके अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूट मार्केट के अंदर है अवेलेबल तो आपको बहुत इजीली चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है, जब आपको इजीली कोई चीज़ें मिल जाती हैं तो आप ये देखते हो कि हमारा जो इलास्टिसिटी है वो किस तरीके से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ठीक है, सो whenever you get more substitutes in the market, that time your elasticity will be greater than 1
and if there will be the less substitute in the market, then you will be going to get inelastic. ठीक है, अगेन फैक्टर्स अफेक्टिंग में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, इफ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल देन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देन यू नीड टू चूज कि इलास्टिक है या हाईली इनइलास्टिक है या यूनिटरी इलास्टिक है और इट्स परफेक्टली इलास्टिक. तो आपको ऐसे एग्जांपल मिलेंगे. तो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर टू थिंग्स. अगर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है तो दैट विल बी इलास्टिक वन. ठीक है, दैट मींस ग्रेटर देन वन. अगर इलास्टिक सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है तो लेस देन वन. ठीक है. देन कम्स टू योर इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अब यहाँ पे दो चीजें आती है. एक होता है इनकम इंक्रीज होने का मतलब है या तो इनकम बहुत हाई लेवल पे इंक्रीज हो या इनकम बहुत लो लेवल पे डिक्रीज हो. ठीक है, तो अगर हाई इनकम है, वेरी हाई और वेरी लो, एट दैट पॉइंट वी से कि देयर विल बी इनइलास्टिक, क्योंकि तब हम वो, अगर हमारी इनकम बहुत हाई हो जाती है तो हम वो गुड्स भी परचेज करते हैं जो हम नहीं नॉर्मली परचेज नहीं करते, और बहुत कम होती है तो तब हम ये वो गुड्स परचेज नहीं करना पसंद करते जो हम रेगुलरली कंज्यूम करते हैं. ठीक है, तो अगेन अगर हमारी इनकम बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो दैट टाइम आर डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी द लेस देन वन. एंड अगर हमारी मॉडरेट है इनकम तो दैट विल लीड टू यू एज एन इलास्टिक एंड दैट विल लीड टू ईडी ग्रेटर देन वन. राइट. Then there is a cost of substitution. Sorry, again that's giving cost of substitution. वही चीज है जो मैंने आपको पहले बताई. Again, brand loyalty. Some of the persons are loyal to brand and they are like कि नहीं मुझे तो यही brand पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा वही यूज़ करूँगा या फिर मैं उसी को stick रहना पसंद करता हूँ. So again, whenever you will find such a situation in you, तो आप ये देख सकते हो अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अगर कोई पर्सन लॉयल है तो उसकी प्राइस में चेंज होने की वजह से उसको कोई इफेक्ट नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी उसको खरीदेगा. तो अगेन इलास्टिक. लेकिन अगर उसको फर्क पड़ रहा है, ब्रांड लॉयल्टी नहीं है, तो दैट मींस दैट विल बी द. तो अगर ब्रांड लॉयल्टी कहीं भी आती है तो दैट विल शो द इनइलास्टिक डिमांड, एंड अगर ब्रांड लॉयल्टी नहीं शो कर रहा कोई इंसान तो दैट विल शो द इलास्टिक. ठीक है. देन नेसेसरी गुड्स. नेसेसरी गुड्स मेडिसिन हो गए, पेट्रोल हो गया, जो कि यूजुअली इनइलास्टिक डिमांड होती है इनके लिए. तो एज अ कंज्यूमर हैव टू परचेज दिस गुड्स, चाहे इनकी प्राइस चेंज हो चाहे ना हो, तो उनको वो गुड्स खरीदने ही हैं. तो इसलिए नेसेसरी गुड्स की जो इलास्टिसिटी रहती है वो इनइलास्टिक रहती है. राइट. सो till here we have only learned about the price elasticity, how to measure price elasticity, the methods of measuring price elasticity, and the factors affecting price elasticity. Now there will be two more elasticity, demand of elasticity, which are there, that income and cost. where income का मतलब होता है अगर आपकी income में change आ रहा है तो उसकी वजह से आपकी elasticity में क्या change होगा. ठीक है. So if you are measuring that the factor which you are measuring is depend upon the income of the consumer. So if income elasticity of demand shows the change in consumer income effect on the demand for specific product. So again formula is remain same over here, that proportionate change in quantity demand upon the proportionate change in income. So यहाँ पे अपन तीन तरीके से अपन इनकम शो करते हैं. नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी एंड यूनिट इनकम इलास्टिसिटी. जो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी है दैट शोज दैट डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस जब इनकम इंक्रीज हो जाती है और वाइस वर्सा. तो ये जो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है वो इंफीरियर गुड्स के लिए होती है, क्योंकि उनकी ही डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो नेगेटिव होती है. क्योंकि inferior goods, मैंने आपको पहले भी बताया, inferior goods are those goods which are in cheap quality product which we are using because our income is low, or the lower section of the weak good. So at that point कि जहाँ हमारी income increase हो रही है तो हम उसका consumption decrease कर देंगे. अगर हमारा प्रोडक्ट अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसका प्रोडक्ट का कंजम्पशन हम डिक्रीज कर देंगे. बट इफ इन केस हमारी इनकम डिक्रीज हो रही है तो इंफीरियर गुड्स के लिए हमारा consumption increase हो जाएगा. तो it will lead to negative income elasticity, means negative relationship. Then zero income elasticity, उसका मतलब है कि यहाँ पे इनकम पे चाहे आपको कितना भी चेंज आए डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ना. And that best example is salt,
कि सॉल्ट के चाहे सॉल्ट कितने का भी आ रहा हो आपको खरीदना ही है, चाहे आपकी इनकम कितने इंक्रीज हो चाहे कितनी डिक्रीज हो, ठीक है। तो वो आपको कोई फर्क नहीं देने वाला है, उसका फर्क सिर्फ जीरो रहने वाला है। तो अगेन जीरो इनकम इलास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट। देन योर यूनिट इनकम इलास्टिसिटी जिसके लिए अपन बात करते हैं नेसेसिटी गुड्स। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, डिमांड के लिए प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाते हैं जब हमारी इनकम इंक्रीज हो जाती है, और सिमिलरली जब हमारे मतलब इनकम डिक्रीज हो जाती है तो उसमें सेम प्रोपोर्शनेट में हम प्रोडक्ट या उसकी डिमांड में भी कम मतलब कम कर देते हैं उसको, ठीक है। तो दैट विल बी लीड टू नेसेसिटी गुड्स। Then the last method of elasticity of demand is cross elasticity. उसका मतलब है कि degree of responsiveness of demand for one good to change in the price of other good. It is used for the substitute or complementary goods, जो कि अपन एक की डिमांड और एक की प्राइस देखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट इज परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी लीड टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, ठीक है। सो बेसिकली क्रॉस इलास्टिसिटी का बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई कार की जो टी की अगर प्राइस 10 रुपीज थी तब उसकी डिमांड जो थी वो 50 यूनिट्स थी, ठीक है। अभी टी की अभी और कॉफी की आपको प्राइस गिवन होगी, ठीक है। सिमिलरली उनकी चेंजेबल चेंज क्वांटिटी एंड प्राइस भी गिवन होगा, एंड देन यू नीड टू फाइंड आउट कि आपको कितना चाहिए है। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि how much percentage change in the demand is reflecting and in the X commodity and from the due to the price of the Y commodity. Okay, so we will be going to solve them practically too in our one of the special class I will be going to take soon, and in that class I will be going to tell you that how you will be going to calculate the practical numericals of elasticity of demand. So don't forget to subscribe this channel and press the bell icon to get notified कि कब मैं क्लास लेने वाली हूँ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल की। So don't forget to press the bell icon and like and do share it with your friends so that they can also learn elasticity in very quick and in a easy manner, and which will also lead them to crack NTA-UGC NET with Unacademy with Surbhi Maheshwari. So that's it for this class, and we'll meet soon in the next class. Thank you.